नमस्कार, उड़ान एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी 2024 मुख्य परीक्षा में भारतीय इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे जो मॉडल आंसर हो सकता है उस पर चर्चा करूँगा और देखेंगे कि पैटर्न में किस प्रकार का बदलाव हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, जैसे यह उड़ान एकेडमी के द्वारा मुख्य परीक्षा 2024 को लेकर एक विश्लेषण श्रृंखला चालू की गई है, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न। जैसे कि सुधीर सर ने पहले ही आपको बता दिया है कि इस बार पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जो हमें उत्तर पुस्तिका मिलती थी वो लैंडस्केप होता था, अब ये नहीं है, ये हो गया है कैसे, पोर्ट्रेट फॉर्म में। और जो नंबर ऑफ लाइन है वो बदल गए हैं। देखिए, 2 नंबर के लिए 30 शब्द होते थे, लेकिन पहले 4 लाइन होते थे, अब हो गए हैं 5 लाइन। 4 अंक के लिए 60 शब्द अभी भी हैं, लेकिन हो गए हैं कितने, 10 लाइन। पहले ये जो लाइन होते थे ये 7 के आसपास हुआ करते थे। 8 नंबरों के लिए 100 शब्द हैं, लेकिन पहले जो जहाँ 10 से 12 लाइन होते थे अब वहाँ पर हो गए हैं 18 से 20। वही 10 नंबर वाले प्रश्नों के लिए 125 शब्द, लेकिन हो गए हैं कितने लाइन, लगभग 22 से 23 लाइन। और वही 15 नंबर के प्रश्नों के लिए शब्द सीमा अभी भी वही है 175, लेकिन अब जो लाइन्स है, नंबर ऑफ लाइन्स है, जो पहले 22-23 हुआ करता था अब वो अब हो गया है कितना, 28 से 30। तो इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। ये चेंजेस हुए हैं। प्रश्न पत्र जो हमें मिलता था उत्तर पुस्तिका लिखने के लिए उसमें बदलाव किया गया है और नंबर ऑफ लाइन्स थोड़े अलग हो गए हैं। अब मैं बात करता हूं खंड 1, जहां पर 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर के, शब्द सीमा होती है 30। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न लिखा है, भारत की प्रागैतिहासिक जातियों के बारे में डॉक्टर J.H. हट्टन के विचार क्या थे। देखिए, डॉक्टर A.H. हट्टन जो थे उनका जो शोध था वो मानव प्रजाति को लेकर था। तो भारत में इनका जो शोध हुआ वो प्रागैतिहासिककालीन मानव जाति के लिए हुआ। इनका मानना था कि भारत में मूल रूप से कोई भी निवास नहीं करता था। इनका मानना था कि पहले निग्रेटो आए, फिर भूमध्य सागरीय आए, इससे पहले भूमध्य सागरीय से पहले प्रोटो ऑस्ट्रेलिड आए, फिर भारत में जाके मिश्रित या विभिन्न जातियों का निर्माण भारत में हुआ और उन्होंने आगे जाकर सभ्यता का विकास किया। तो देखिएगा, जब इनका आंसर हम पढ़ते हैं तो डॉक्टर J.H. हट्टन ने भारतीय प्रागैतिहासिक जातियों के बारे में कई महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने भारत में विभिन्न आगमन और उनके प्रभाव का अध्ययन किया। हट्टन का मानना था कि भारत में सबसे पहले निग्रोटो लोग आए, इनके बाद कौन आए, प्रोटोस्टलाइट, फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति का आगमन हुआ। और उन्होंने यह भी बताया कि इन प्रजातियों के मिश्रण से ही भारत में विभिन्न जनजातियों का क्या हुआ, विकास हुआ। तो इस प्रकार जो है ये 2 अंक का जो प्रश्न है ये आपका कंप्लीट हुआ। लेकिन ये भी याद रखिएगा, इस टाइप का प्रश्न पहली बार भारतीय इतिहास में पूछा गया है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कहपण क्या है। कहपण एक्चुअल में क्या था, एक प्रकार का सिक्का होता था, कारसापण। और अगर देखा जाए कारसापण या पण जो धातु होती थी, पण धातु मुद्रा होती थी जो मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा कहलाती थी। तो मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा जो थी, मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा, वो पण के नाम से जानी जाती थी। पण, कर्षापण, पण धरण, निष्क, कई सारे नाम थे। अब ये ध्यान रखना है, ये जो सिक्के थे वो चांदी और तांबे के बने होते थे। तो आपको याद रखना है, कहपण एक प्रकार का सिक्का होता था जो मौर्य काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। हालांकि ये माना जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रचलन में रहा, लेकिन प्रसिद्धि इसको कब मिली, मौर्य काल में। व्यापार और वाणिज्य में इन प्रकार के सिक्कों का बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था। तो आप 2 से 3 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि कर्षापण जिसे कहपण जिसे कारशापण भी कहा जाता था, प्राचीन भारत में इस्तेमाल होने वाला एक क्या था, प्रमुख सिक्का था जो प्रायः चांदी और तांबे से बनते थे। ये सिक्के जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर मौर्य काल में तक चले और मौर्य काल में ये सिक्के जो हैं सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए। और ये भी लिख दीजिएगा कि मौर्य काल में जो राजकीय मुद्रा होती थी वो पण के नाम से जानी जाती थी। इसी कारण सिक्कों के नाम के बाद क्या लिखा होता था, पण शब्द का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि मैंने कहा, कर्षापण, पण धरण, ये सब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा है, कलिंग युद्ध। हालांकि डेटा मैंने यहाँ पर बहुत कम लिखा है
लेकिन आप देखिएगा कलिंग युद्ध जो है हम क्लास में 8 से 15 नंबर तक भी प्रिपेयर करते हैं, पूरे कारण को बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले तो याद रखिएगा इसका उल्लेख कहाँ है, तो 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है अशोक के। फिर आप पढ़ते हैं कि राज्याभिषेक के लगभग 8वें वर्ष में इन्होंने क्या किया था, कलिंग अभियान किया था। लगभग 261 ईसा पूर्व में इनका संघर्ष कलिंग के राजा जो है नंदराज से हुआ था, और ये जो युद्ध है वो दया नदी के आसपास हुआ था। तो ये याद रखना है। अब पूछा क्या है, महत्व, ऐतिहासिक महत्व। तो आप देखते हैं इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा आपने दिया, बताया 2 लाइन में, और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने युद्ध नीति त्यागने की घोषणा की और धम्म का अनुसरण किया। दूसरा अगर देखते हैं तो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, सामाजिक और प्रशासनिक कई सुधार हुए, महामात्रों की नियुक्ति हुई, कई प्रकार के जो आर्थिक कर थे जो लोगों पर लगाए जाते थे उन्हें समाप्त किया गया, जो धार्मिक कर होता था बलि नामक उसको समाप्त कर दिया गया, और जो भू राजस्व था उसको कम किया गया। तो ये सारे के सारे क्या है, ऐतिहासिक बदलाव हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं कि बौद्ध जो स्कल्पचर है, या बोलना चाहिए क्या स्तूप निर्माण है, वो इस समय से चरम पर पहुंच गई थी। ये भी माना जाता है कि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया, फिर बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया, जिसको हम गुफा बोलते हैं या गुहा बोलते हैं। तो बराबर की पहाड़ियों में कई प्रकार की गुफाओं का निर्माण भी किया गया, बाद में इन्हें आजीवक संप्रदाय को सौंपा गया। तो बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, ये सारे के सारे परिवर्तन आपको देखने को मिले थे कलिंग युद्ध के बाद। तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके पास था। फिर अगला था गांधार शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो गांधार शैली जो है भारत में यूनानी कला से प्रभावित भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो कला विकसित हुई उसी को क्या बोलते हैं हम, यूनानी शैली या गांधार शैली। विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से ही प्रभावित था। इसी में आप देखते हैं क्या कि जब गौतम बुद्ध की मूर्तियां इसमें बनी तो इसमें शारीरिक सुंदर रचनाएं, मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन, बुद्ध के वस्त्र, मुख की आकृति ग्रीक या हेलेनिस्टिक विधि में बनती थी। गांधार शैली में निर्मित मूर्तियां प्रायः जो है भूरे रंग के प्रस्तर या पत्थर से बनती थी। आगे अगर मैं बात करूं इसमें और क्या क्या विशेषता है, तो शरीर की मांसपेशियों के उतार चढ़ाव बिल्कुल स्पष्ट थे, शरीर के अंगों का सूक्ष्म अंकन था, परिधान शैली विशिष्ट था, आभूषणों का प्रचुर प्रयोग किया गया था। जब आप देखते हैं ना गौतम बुद्ध की मूर्तियों को गांधार शैली में, तो हर एक जो मांसपेशियां हैं स्पष्ट नजर आती हैं, आभूषण नजर आते हैं, मुद्राएं नजर आती हैं। तो ये विशेषता है गांधार शैली की। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बुद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण क्या है। तो महाभिनिष्कर्मण, जैसे ही आप बौद्ध धर्म पढ़ते हो तो आपको ज्ञात हो जाता है, जब गौतम बुद्ध ने संसारिक जीवन का त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में और ज्ञान प्राप्ति की यात्रा में निकले थे, इस घटना को ही क्या कहा जाता है, महाभिनिष्कर्मण या महान त्याग। तो लिखा भी हुआ है, महाभिनिष्कर्मण बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में संसारिक जीवन और अपने परिवार के त्याग कर ज्ञान की खोज में निकले या निकलने की घटना को कहा जाता है। इसे महान त्याग या महान प्रस्थान भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया है CGPSC मुख्य परीक्षा 2024 में, और इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो अलग प्रकार का है। जब हम मुगल काल पढ़ते हैं, खासकर मध्य भारत पढ़ते हैं, और उसमें मुगल काल आता है, तो उसमें कई प्रकार के क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजीज लिखे होते हैं, नए नए शब्द लिखे होते हैं। वहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया है क्या, मध्यकालीन भारत का खुद कास्ट क्या होता है। तो खुद कास्ट वे किसान या वे व्यक्ति होते हैं जो अपने गांव में रहते हैं, उनके पास अपनी जमीन होती है, वो अपने जमीन में क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो देखिएगा इस चीज को कैसे लिखा जा सकता था। मध्यकालीन भारत में खुद कास्ट शब्द का अर्थ है अपने गांव का निवासी या स्थायी रूप से गांव में रहने वाला किसान। ऐसे किसान होते हैं जो उसी गांव में रहते हैं जहां उनकी जमीन होती है। अब अगर मान लो इसमें आगे अगर बढ़ाते इस प्रश्न को, तो 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक होता है खुद कास्ट और एक होता है पाही कास्ट। वे किसान थे जो अपने गांव के निवासी होते थे और स्वयं अपनी जमीन पर क्या करते थे, खेती करते थे। जबकि वे किसान, पाही कास्ट कौन होते थे, वे किसान होते थे जो दूसरे गांव से आकर किसी गांव में खेती करते थे और वे स्थायी रूप से वहां के निवासी नहीं होते थे। तो इस प्रकार जो है खुद कास्ट का शब्द जो है पूछा गया था, और उसको इस प्रकार क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। मेनली ये है कि आप यहाँ तक भी एक्सप्लेन करें तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न है वो 2 नंबर में पूछा गया था।
नेक्स्ट प्रश्न, सहायक संधि। तो सहायक संधि के जनक माने जाते हैं डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। फिर भारत में इस ब्रिटिशों में इसका प्रयोग जो है वो भारत में किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले जो है हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर के साथ सहायक संधि की। इसकी प्रमुख शर्तें होती थी, ये जो प्रावधान थे ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है प्रावधान लिखे, और 2 नंबर का प्रश्न है तो मेजरली अपन को ध्यान कहाँ देना है? प्रावधानों में। तो प्रावधान क्या है? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की एक स्थायी रेजिमेंट रखना पड़ता था, और उनका रख रखाव करने हेतु भरण पोषण के लिए पैसे भी देने होते थे। दूसरा, ब्रिटिशों की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बगैर कोई अन्य, मतलब कोई भी भारतीय राज्य जो इस संधि में शामिल है, किसी अन्य यूरोपियों से कोई भी प्रकार का व्यापारिक सेवा या किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रख सकते थे। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि उनकी जो विदेश नीति है देशी रियासतों की, वो ब्रिटिशों के अधीन हो जाती। वे किसी पड़ोसी राज्य से वार्तालाप करने हेतु भी किस पर निर्भर हो गए थे? ब्रिटिशों पर निर्भर हो गए थे। इसके अलावा उन्हें अपने दरबार में एक ब्रिटिश राज्य अधिकारी रखना होता था, जो पल पल उनकी नज़र रखता था। तो ये बस बताना है कि आपको एक ब्रिटिश अधिकारी देशी रियासत के दरबार में नियुक्त करनी होती थी। बस ये बोला गया था कि जो आंतरिक मामले हैं उन पर स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन वो भी नहीं होता था। बस ये लिख लीजिएगा कि देशी राज्यों को केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता थी, लेकिन विदेशी मामले किनके अनुमति से पूरे करने होते थे? ब्रिटिशों के अनुमति से पूरे करने होते थे। तो आप ये लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, और इस बार के जो प्रश्न है, 1-2 प्रश्नों को छोड़कर बाकी जो है सारे के सारे अच्छे ही प्रश्न पूछे गए हैं जो हम भारतीय इतिहास में डील करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या? इलाहाबाद की दूसरी संधि। देखिए दूसरी संधि बोला है, एक्चुअल में जब बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर के युद्ध के समय आप देखते हैं क्या 2 संधियां होती है। बक्सर का युद्ध होता है अक्टूबर 1764 में, और लेकिन संधि कब होती है? एक संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, और एक होता है 16 अगस्त 1765 को। तो पहला संधि होता है शाह आलम प्रथम के साथ, द्वितीय के साथ, और दूसरी जो संधि होती है वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होता है। तो ये याद रखिएगा, शुजाउद्दौला से जब संधि की जाती है तो बोला जाता है कि जो अवध है उसको ट्रेड फ्री करो अंग्रेजों के लिए। दूसरा 50,000 का युद्ध क्षतिपूर्ति जुर्माना। साथ ही साथ जो इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र थे, ये क्षेत्र छोड़कर बाकी अवध को सारे जो है क्षेत्र दे दिए। ये दोनों क्षेत्र किसके अधीन कर दिए गए? शाह आलम के अधीन, क्योंकि शाह आलम जो था वो अंग्रेजों के अधीन हो गया है। अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं कि इलाहाबाद अब जो है, इलाहाबाद और कड़ा जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ चुके हैं। फिर कर मुक्त व्यापार, ब्रिटिश सेना रखी जाएगी, तो नवाब के खर्चे पर अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जो नवाब की सुरक्षा के लिए होगी। नवाब की सुरक्षा के लिए नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं आप सीधा सीधा कि वहाँ पर कोई भी प्रकार का केओस या अव्यवस्था ना हो ब्रिटिशों के विरुद्ध, उसके लिए उन्होंने अपनी सेना रखी थी। लेकिन खर्चा कौन करेगा? ब्रिटिश राज्य के लिए नवाब। फिर बलवंत सिंह, जिन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों को संरक्षण प्रदान किया था, अंग्रेजों के लिए काम किया था। तो इन्हें बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र अंग्रेजों की संरक्षणता में जागीरदार बलवंत सिंह को दिया गया, और हालांकि वे नवाब, अवध के नवाब के अधीन ही माने गए, लेकिन वो काम किसका करते थे बलवंत सिंह? तो आपको याद रखना है अंग्रेजों के अधीन। तो इस प्रकार जो है संधियां थी जो इलाहाबाद द्वितीय संधि में किया गया था 1765 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है, जो 1 डे एग्जाम होता है वहां पर भी प्रश्न पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्या दूसरे सेक्शन की ओर, जिसमें क्या है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी शब्द सीमा होगी 60 और अंक होंगे 4। देखते हैं प्रश्न क्या लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का विश्लेषण कीजिए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है वहाँ के लोग जो थे प्रकृति पूजा करते थे, प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति पूजा करते थे, प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। कई जगह से हमें ताबीज, फिर आपका लिंग पूजा, फिर इसके अलावा देखते हैं प्रकृति पूजा में आप देखेंगे जल, वृक्ष, पशु, इन सब की उपासना होती थी। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है टेराकोटा से बनी हुई, फिर पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। तो इन सबको अगर ध्यान में रखकर देखें तो ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति पूजा करते थे। तो बढ़ते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं हम और अच्छे से। तो सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन में प्रकृति और मातृ देवी की पूजा, पशु पूजा और कुछ हद तक लिंग, योनि पूजा प्रमाण मिले हैं।
हालांकि मंदिर जैसे कोई भी विशिष्ट धार्मिक स्थल नहीं थे इस समय, जिससे पता चलता है कि पूजा पाठ घरों, नदियों के किनारे या खुले स्थान पर किया जाता था। साथ ही साथ अगर हम देखें कि किस किस प्रकार की यहाँ पर पूजा होती थी, मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी तो उनकी पूजा, पशुपतिनाथ, वृक्ष पूजा, वृक्ष में भी किसका महत्व ज्यादा होता था, पीपल वृक्ष का महत्व ज्यादा होता था। पशु पूजा, लिंग योनि पूजा, अग्निकुंड, अग्निकुंड की प्राप्ति आपको कहाँ कहाँ से हुई है, तो लोथल से हुई है। इसके अलावा कालीबंगा, ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के चिन्ह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान से मिलता है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि धार्मिक जीवन प्रकृति, मातृदेवी और कुछ हद तक जो है पशु, लिंग योनि पूजा पर आधारित थी। तो पहले वाला ही पॉइंट यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है, अगर आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर प्रकृति और प्राकृतिक शक्तियों की उपासना होती थी। नदी, वृक्ष, जल, पशु, पशु में भी आपको याद होगा कुबड़ वाला बैल इनके लिए पूजनीय स्थान रखता था। तो ये सारा चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मगध साम्राज्य को सशक्त करने में हर्यक वंश की क्या योगदान है, उल्लेख करें। देखिए, हर्यक वंश में जो शासक थे, खासकर कौन, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, इनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। जैसे बिंबिसार ने क्या किया था, राज्य विस्तार के लिए त्रियक नीति का पालन किया था, जिसमें एक तरफ विवाह, दूसरे तरफ मित्रता और तीसरे तरफ युद्ध चल रहा है। वही अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु का जो काल है वो मगध का उत्कर्ष काल कहलाता है। इन्होंने अकेले ही पूरे के पूरे लिच्छवी और किनको, कौशल को पराजित किया, उनके क्षेत्र पर अधिकार किया। और वही अगर उज्जैन की बात करें तो उन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए एक नए नगर का निर्माण किया, जिसे आज हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। तो ये देखिएगा, मगध को सशक्त बनाने में या करने में हर्यक वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस वंश के शासकों में विशेषकर बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। हर्यक इस वंश के संस्थापक थे। मगध साम्राज्य की नींव मजबूत की। इन्होंने राजगृह का निर्माण किया, राजगृह नामक नगर को बसाया। साथ ही साथ याद रखिएगा, अंग शासक मतलब अंग नाम का एक महाजनपद हुआ करता था, वहां पर शासक थे ब्रह्मदत्त, उनको पराजित कर मगध का विस्तार किया। वही अजातशत्रु की बात करें, जो बिंबिसार के पुत्र थे, पिता के समान ही शक्तिशाली थे और इन्होंने युद्ध नीति का ही संचालन किया। इन्होंने क्या किया था, कौशल और वज्जी संघ, वज्जी संघ में ही कौन आते थे, लिच्छवी, इनको पराजित किया। इन्होंने रथमूलस और महाशिला कंटक जैसे क्या किए थे, नए नए हथियारों का आविष्कार भी किया था। बात करते हैं उज्जैन, तो अपनी राजधानी राजगृह से किसको बनाते हैं, पाटलिपुत्र को बनाते हैं। और पाटलिपुत्र का निर्माण भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस पे है, सोन और गंगा के संगम पर ये बसा हुआ शहर है पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा विस्तार, स्थिरीकरण, ये काम किया गया, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया गया और साथ ही साथ बौद्ध धर्म का उदय भी यहाँ हुआ। खुद बिंबिसार जो थे वो गौतम बुद्ध के मित्र माने जाते थे, उन्होंने संरक्षण भी दिया गौतम बुद्ध को। और जो अजातशत्रु थे वो भी गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती तो इन्होंने ही क्या किया था, बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था प्रथम, और बौद्ध धर्म से संबंधित अष्टमहास्थान का निर्माण कराया। तो ये इंपॉर्टेंट फेज है इस समय। तो ये सारा का सारा योगदान रहा किनका, हर्यक वंश का मगध साम्राज्य की नींव को स्थापित करने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के सुलह कुल की नीति क्या है, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो अकबर के सुलह कुल की नीति, देखिएगा प्रश्न की प्रकृति थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मूल्यांकन। तो जब भी मूल्यांकन कहा जाता है तो आपको उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म देखना है कि क्या वो समाज के अनुरूप है, क्या समाज के अनुरूप नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो देखते हैं अकबर की सुलह कुल की नीति, जिसका अर्थ सभी के लिए शांति है, एक धार्मिक सहिष्णुता नीति थी, जिसने मुगल साम्राज्य के भीतर विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बढ़ा दिया। इस नीति के तहत अकबर ने सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया और गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर जैसे भेदभाव करों को भी क्या कर दिया था, हटा दिया गया था। तो ये जो है 4 नंबर में लिखा हुआ है, लगभग हाफ पेज तो या हाफ स्पेस तो इस लाइन ने एक्वायर कर लिया। अब देखिएगा मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन में क्या देखेंगे, सकारात्मक प्रभाव क्या था, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी, सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण स्थापित हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। आगे देखते हैं तो क्या, राजस्व में वृद्धि हुई, जजिया जैसे भेदभाव करों को हटाने से गैर जो मुसलमान थे वो असंतुष्ट हुए और कम हुआ, और जो थे राजस्व में क्या हुई, वृद्धि हुई। कैसे राजस्व में वृद्धि हुई, ये देखेगा कि जो जजिया कर था वो कम हो गया, लेकिन
अब जो है जो गैर मुसलमान थे वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे व्यापारिक कार्यों में, तो व्यापारिक कार्य में तो वृद्धि हो ही गई। फिर क्या देखते हैं, प्रशासनिक दक्षता, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भावना ने प्रशासनिक दक्षता में भी क्या किया, सुधार हुआ, जिससे शासन करना क्या हो गया और आसान हो गया। कि आपको पता है कि जो अकबर हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े पदों पर हिंदुओं को भी स्थापित किया था, जिससे क्या हुआ था, सामाजिक एकता समन्वय स्थापित हो पाया। वही नकारात्मक प्रभाव अगर कहें तो धार्मिक अभिजात्य वर्ग का विरोध हुआ। सुलह कुल की नीति के कुछ धार्मिक अभिजात्य वर्ग मतलब अपर कास्ट नाराज हो गए, इन्होंने इसे इस्लाम के खिलाफ माना। फिर विद्रोह हुआ, कुछ कट्टरपंथी समूहों ने अकबर की धार्मिक नीति का विरोध किया, जो कट्टर मुस्लिम नेता थे उन्होंने। फिर स्थिरता की कमी आई, कुछ इतिहासकारों का तर्क है सुलह कुल की नीति ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को कमजोर कर दिया, क्योंकि इसने धार्मिक पहचान को कमजोर कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि औरंगजेब का समय जो है इस्लाम धर्म के लिए कट्टर माना गया है ना, कि उस समय इस्लाम ही सबसे श्रेष्ठ माना गया। लेकिन यहाँ पर और जो अकबर हैं उन्होंने जब सुलह कुल की नीति लेकर आते हैं तो ये एकदम से क्या हो गया, कमजोर हो गया, जो धार्मिक रूप से कट्टरता थी वो कम हो गई। तो कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि इस स्थिरता की कमी आ गई, लोगों के जो लोगों के अंदर भाव होता था वो क्या हो गया, कम हो गया, प्रभाव कम हो गया, धार्मिक प्रभाव। तो ये क्या है, नेगेटिव टर्म है। तो आप इसको बहुत अच्छे से क्या है 4 नंबर में लिख सकते थे। अगला प्रश्न क्या है, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिशर्स का मुख्य कारण क्या है, कि अंग्रेज क्यों करना चाहते थे बंगाल विभाजन। देखिएगा जब भी हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं और 1905 का दौर पढ़ते हैं तो हमको पता है कर्जन ने किस कारण जो है बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल जो था राष्ट्रीय जो राष्ट्रवाद का उदय का केंद्र था, राष्ट्रवाद यहीं से पनपा था, यहीं से पूरे देश में फैल रहा था, इसी को ब्रिटिश तोड़ना चाहते थे। लेकिन उन्होंने नाम दिया क्या, प्रशासनिक सुधार का। जब आप पढ़ेंगे तो आपको और जानकारी मिलती है। जैसे देखते हैं, बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाना था और प्रशासनिक सुधार के नाम पर फूट डालना था। अंग्रेजों ने आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक सुधार का हवाला दिया, लेकिन असली मकसद क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और बंगाल में बढ़ती राजनीतिक चेतना को कमजोर करना। अगर मुख्य कारण देखें क्या बताए गए हैं तो प्रशासनिक सुधार करना, कि भाई अलग अलग क्षेत्र रहेगा तो प्रशासन करना आसान हो जाएगा। दूसरा ये देखा गया कि राष्ट्रवाद पर अंकुश लगाना, भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र था इस समय और अंग्रेज इसे क्या करना चाहते थे, दबाना चाहते थे। वही दूसरी तरफ देखते हैं तो फूट डालो और शासन करो की नीति आपको शुरू से ही पता है। अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग क्षेत्र में रखा, फूट डालो और शासन करो की नीति का लागू किया। साथ ही साथ अंग्रेजों की एक आर्थिक हित भी था, वो चाहते थे कि किसी प्रकार जो है पूर्वी बंगाल में जो आज का बांग्लादेश है वहाँ चटगांव बंदरगाह को क्या किया जाए, विकसित किया जा सके और दक्षिण पूर्वी भारत में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। ये तभी हो सकता था जब वहाँ पर राजनीतिक घटनाएं कम हो सकती थी, राष्ट्रवाद का जो केंद्र था उसको हटाया जा सके। तो ये मकसद रहा। तो बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय जनता स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और जिससे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिला, ये सब शामिल हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, 1916 के लखनऊ समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। देखिए लखनऊ समझौता एक ऐतिहासिक समझौता माना जाता है, लेकिन ये कांग्रेस की एक बड़ी भूल भी मानी जाती है। माना यह जाता है कि यहाँ पर अगर कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन जो मुसलमानों को दिया गया था 1919 में, अगर उसको नहीं स्वीकार करते तो संभवतः भारत का विभाजन टाला जा सकता था। क्योंकि एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जो है भारत का विभाजन टाला जा सकता था या नहीं टाला जा सकता था, उसको लेकर एक प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ से उसको जोड़ सकते हैं हम। तो लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के सबसे ऐतिहासिक अधिवेशन में से एक था, क्योंकि सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस से निकाले गए गरमपंथी को वापस कांग्रेस में शामिल किया गया। इस समझौते में नरमपंथी, गरमपंथी और मुसलमानों के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। जो स्वदेशी जब होम रूल आंदोलन चालू होता है उसमें ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आगे जब जलियांवाला बाग होता है वहां पर एक साथ आएंगे। फिर इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन होगा, स्वदेशी आंदोलन है ना। फिर एक आपने देखा पहले ही चालू हो चुका था खिलाफत आंदोलन, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन। तो ये पूरा दौर जो था वो राजनीतिक एकता का मंच था। राजनीतिक एकता प्रदान की थी लखनऊ समझौते ने। तो ये सब गतिविधियों में गरमपंथी, नरमपंथी और मुस्लिम सब साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो कुछ देखते हैं, कुछ विशेषताएं थी इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता थी कि मुसलमानों के पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, जो कहीं ना कहीं एक विभाजन का कारण बनेगा।
तो स्वशासन की मांग को तत्कालिक लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार करने पर सहमत हो गई और मुसलमानों को उन 7 राज्यों में पृथक निर्वाचिका दी गई जहां वे अल्पमत थे और उन्हें पंजाब में आधी निर्वाचित सीटें और केंद्रीय विधान में 1/3 निर्वाचित सीटें प्राप्त हुई। तो सोचिएगा कितना बड़ा बदलाव था ये। तो ये था संक्षिप्त टिप्पणी। अब देखते हैं क्या तीसरा सेक्शन, जहां पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 8 अंक के, जिनकी शब्द सीमा होगी कितना, 100। पहले प्रश्न को देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज को आदर्श क्यों माना जाता है, कारणों का उल्लेख करें। तो जैसे देखते हैं कि भारत में लगभग जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो ऋग्वैदिक काल का माना जाता है और इसके बाद 1000 से 600 तक का समय जो है उत्तर वैदिक का माना जाता है। तो इस समय के समाज को क्या माना जाता है, आदर्श समाज माना जाता है। वो क्यों, कारण समानता, यहाँ पुरुष और महिलाओं में समानता मानी जाती थी। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप क्या लिख सकते थे। दूसरा, सहयोग और जन सहभागिता, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना नहीं हुई थी, लोग एक दूसरे का साथ देते थे। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो समाज था वो कर्म के आधार पर विभाजित था। जैसे आप ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में एक मंडल है नौवां मंडल जैसे कि हमको पता है सोम देवता को समर्पित है। इसके अलावा उसमें क्या लिखा है कि मैं कवि, मेरे पिता वैद्य और मेरी माता आटा पीसने का कार्य करती है। मतलब वो बता रहा है उस समय जो समाज था वो कर्म के आधार पर था। हम तीनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन सबके व्यवसाय क्या है, अलग अलग। बाद में क्या हो जाएगा, जातिगत व्यवसाय शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। सरल जीवन था, अपेक्षाकृत सरल था, वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, लोग क्या थे, अपने अपने व्यवसाय और कार्यों में लगे रहते थे, ये देख सकते हैं। साथ ही बाल विवाह, पर्दा प्रथा ये नहीं था। कुछ और भी पॉइंट है। न्याय व्यवस्था थी, राजा और अन्य शासक न्याय का कार्य करते थे। प्रकृति पूजा हुआ करती थी। बस ये है कि कुछ सेक्शनों में आप देखोगे कि जो प्राकृतिक शक्तियों का क्या कर दिया जाएगा, मानवीकरण कर दिया जाएगा। फिर इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सांस्कृतिक समृद्धि, साहित्य, संगीत, कला का विकास हुआ। कई महान ग्रंथ इसी काल में लिखे गए थे और उसमें से भी सबसे महान कौन सा, ऋग्वेद ही सबसे श्रेष्ठ था, ऋग्वेद ही लिखा गया था। फिर आर्थिक गतिविधि, तो आर्थिक गतिविधियां भी थी, व्यापार और वाणिज्य भी थी। संभवतः ये वस्तुओं का आदान प्रदान करके क्या करते थे, व्यापारिक गति, जिसको हम वस्तु विनिमय बोलते हैं, उसके द्वारा क्या करते थे, व्यापार करते थे। परिवार जो था समाज मूल इकाई थी। पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं का भी सम्मान होता था क्योंकि इस समय बहुत सारी विदुषी महिलाओं का नाम मिलता है हमें ऋग्वेद में, जैसे अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, विश्वसरा, सिक्ता, ये सारी के सारी। तो सोचिएगा महिलाओं के नाम ऋग्वेद में लिखे गए हैं, इसका मतलब महिलाओं को अच्छा सम्मान मिलता रहा होगा। इसलिए इस समाज को क्या माना जाता है, आदर्श समाज कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, भारत में सूफीवाद के लोकप्रियता के कारण। तो भारत में जब सूफीवाद चालू हुआ तो इसमें क्या बोला गया, बेसिक कारण ही बता रहा हूं मैं। सरल जीवन, मानवतावाद, तो सूफी संत अक्सर सरल जीवन जीते थे और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। उनकी मानवता, दयालुता ने लोगों को आकर्षित किया, और चाहे वे किसी भी धर्म के हों या जाति के हों। समानता पर विश्वास, सूफीवाद ने जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति के बावजूद सभी के साथ समानता का व्यवहार किया। इसने समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया। अगला देखिएगा, धार्मिक सद्भावना और सहिष्णुता। सूफीवाद ने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सद्भावना और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। सूफी संत अक्सर हिंदू और अन्य धार्मिक समुदाय के साथ बातचीत करते थे, उनके साथ मिलकर काम करते थे। सूफी संगीत और साहित्य, सूफी संगीत और साहित्य ने भी सूफीवाद के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कव्वाली और अन्य सूफी संगीत लोकप्रिय हुए और लोगों को आकर्षित किया। सांस्कृतिक प्रभाव भी हुआ, सांस्कृतिक प्रभाव, साहित्य, कला पर गहरा प्रभाव पड़ा। सूफी संतों ने स्थानीय भाषा और परंपराओं को अपनाया, जिससे क्या हुआ, सूफीवाद जो है भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गया। साथ ही साथ सामाजिक प्रभाव भी देखते हैं, तो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे कि जातिवाद, छुआछूत, शराबखोरी के खिलाफ आवाज उठाई। इसने लोगों को सामाजिक न्याय और समानता के लिए क्या किया, प्रेरित किया। तो इस प्रकार जो है ये लोकप्रिय हुआ। और भी कुछ पॉइंट देख सकते हैं, जैसे आध्यात्मिक अनुभव हुआ, राजनीतिक प्रभाव हुआ। तो जो सूफी संतों से जो राजनेता थे वो भी प्रभावित हुए, अपने अपने क्या किए क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। फिर खानगाहों का प्रभाव, तो जहाँ जहाँ भी इनके आश्रम हो वो श्रद्धा का केंद्र माने गए।
श्रद्धा और भक्ति का प्रचार हुआ, और यही प्रभाव के कारण क्या हुआ, भारत में भक्ति आंदोलन को भी विस्तार मिला था। कुछ समय के लिए ही सही, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, धार्मिक क्रियाकलाप देखने को मिलेगी, और इन्हीं सूफी संतों और भक्ति आंदोलन के संतों के कारण कुछ समय के लिए युद्ध विराम भी हुआ था। युद्ध विराम बोलने का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए कोई भी किसी भी क्षेत्र में युद्ध नहीं देखने को मिला था। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शुंगकालीन भारतीय संस्कृति की विवेचना कीजिए। मतलब हमको क्या करना है, डिस्कस करना है कि शुंग काल में कौन सा सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ था। तो शुंग काल जो 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक चला, भारतीय संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण दौर था। इस दौर में कला, वास्तुकला, धर्म, साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। शुंग शासकों ने न केवल बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया बल्कि हिंदू धर्म को भी पुनर्जीवित किया। बौद्ध धर्म को संरक्षण का मतलब ये है कि जब पुष्यमित्र शुंग, आपको पता है कि बौद्ध विरोधी शासक थे, बौद्ध विरोधी शासक थे, और उन्होंने क्या किया कि कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराई, ऐसी भी जानकारी मिलती है। लेकिन उन्होंने जो सांची स्तूप है उसका पुनर्निर्माण भी कराया था, और तो और भरूच स्तूप का निर्माण भी कराया। तो ये सारी जानकारी भी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। फिर देखते हैं स्तूपों का विस्तार। तो जैसे मैंने कहा, सांची स्तूप का पुनर्निर्माण, भरूच स्तूप का निर्माण कराया था। जटिल नक्काशी, तो जब आप बौद्ध स्तूप देखते हैं सांची का, तो वहाँ पर पता चलता है कि जो तोरण द्वार बना है उसमें कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। फिर टेराकोटा कला, तो टेराकोटा जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थी वो इस काल में बहुत श्रेष्ठ रूप में बनने लगी। फिर पत्थर का उपयोग, तो शुंग काल में लकड़ी के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया गया स्तूप निर्माण में। तो अशोक के समय जो था वो लकड़ी के प्रशस्तर बनते थे, या आप बोल सकते हैं लकड़ी के जो घेरे बनते थे, उनके स्थान पर यहाँ पर पत्थर के घेरे लगाए गए, जिससे जंगले भी बोला गया। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो धर्म के लिए हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, संस्कृत का महत्व बढ़ा, और संस्कृत का महत्व बढ़ा, दरबारी भाषा क्या हो गई थी, संस्कृत हो गई थी। फिर वही साहित्य की बात करें तो पतंजलि क्या लिखा था इन्होंने, पतंजलि ने इस काल में ही महाभाष्य की रचना की है। कालिदास की रचना हालांकि इस समय के बहुत बाद हुई, लेकिन इस समय को जो बताया है कालिदास ने, वो उनकी रचना मालविका अग्निमित्रम में बताया गया है। कुछ जो रचनाएं थी बौद्ध धर्म की वो संस्कृत में लिखी गई थी। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण में जो है विदेशियों का एकीकरण। तो इस काल में विदेशियों ने भारतीय समाज में एकीकरण किया। मनुस्मृति जो शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है, इस दौर में लिखी गई, और जाति व्यवस्था में भी क्या हुआ, पुनर्जीवित हुआ था। तो शुंग काल भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसके बाद के राजवंशों के लिए ये क्या हो गई, मजबूत आधार तैयार किया था कि किस प्रकार हमें शासन करना है। अब देखिएगा, बढ़ते हैं अंतिम सेक्शन की ओर, जहां 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से एक प्रश्न को आपको उत्तर लिखना है 175 शब्द में, जो कुल 15 अंक के लिए पूछे जाएंगे। देखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया है समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में, और उनकी नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है, नेपोलियन क्यों बोला जाता है भारतीय नेपोलियन, ये बताना है। तो ये प्रश्न जो है ना 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न वापस से आ गया, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया। तो आपको बताना है कि भाई समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासकों में से या महंतम शासक है। इन्होंने क्या किया था, पूरे गुप्त साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इन्होंने 5 चरणों में अभियान किया। 5 चरणों में अभियान, उत्तर भारत में इन्होंने 9 राज्यों को प्रेरित किया, दक्षिण भारत में इन्होंने 12 राज्यों को प्रेरित किया, है ना। फिर आठविक राज्यों पर, फिर सीमावर्ती क्या है, पंजाब और नेपाल पर, फिर दक्षिण पश्चिम जो है, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो विदेशी शासक थे उनको प्रेरित किया। तो 5 चरणों में इनके अभियान हुए। तो प्रथम चरण आर्यवत राज्य प्रथम युद्ध, जिसमें 9 राज्यों को प्रेरित किया। इस अभियान को आर्यवत राज्य प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। वही दक्षिण अभियान ने, इसको याद रखिएगा, दक्षिण अभियान ना सीमावर्ती राज्यों पर अभियान किया था, जिसमें नेपाल और कौन सा शामिल थे, पंजाब। फिर आठविक राज्य मतलब विंध्य प्रदेश में जो जंगली क्षेत्र थे वहां पर अधिकार किया। फिर दक्षिण राज्यों पर विजय, तो उन्होंने दक्षिण राज्य में कितने राज्यों को प्रेरित किया, 12 राज्यों को। और क्योंकि पाटलिपुत्र से काफी दूरी था, तो उन्होंने क्या किया, अपने अधीन तो किया लेकिन उस पर अधिकार नहीं किया, केवल कर लेते रहे। और इसके लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का क्या किया, संचालन किया। फिर बाद में क्या किया उन्होंने, पश्चिमोत्तर भारत के शक, मुरुंड, कुषाण जैसे कई राजवंशों को क्या किया, पराजित किया।
तो ये आप देख सकते हैं। अब देखते हैं क्यों तुलना किया जाता है। तो समुद्रगुप्त और नेपोलियन दोनों ने ही अपने साम्राज्य विस्तार हेतु युद्ध किए, दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। एक और जहां समुद्रगुप्त ने अपने पराक्रम से उत्तर भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त की, तो वहीं दूसरी ओर नेपोलियन ने भी, तो उत्तर भारत नहीं, भारत के राज्यों पर, ये ज्यादा सही है। और दूसरी ओर नेपोलियन ने अपनी सैन्य शक्ति से संपूर्ण यूरोप को रौंद डाला था। तो इस प्रकार जो है इनका रिलेशन निकला जाता है। और ये जो नेपोलियन बोलने वाले कौन थे समुद्रगुप्त को, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ, आर्थर स्मिथ। तो ये प्रश्न जो है आप बहुत अच्छे से लिख सकते थे, बहुत अच्छा अंक मिल सकता था। लेकिन एक और प्रश्न देखने को मिलेगा अथवा में, क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था, मतलब टाला जा सकता था, नहीं टाला जा सकता था? और विस्तृत विश्लेषण कीजिए। देखिएगा, भारत का विभाजन जो था वो एक दो दिन में बनने वाला तो नहीं था, इसके लिए बहुत लंबी इतिहास देखना पड़ता है, बहुत लंबा कहानी देखना पड़ता है। क्या लिखा है देखिएगा, भारत का विभाजन एक जटिल बहुआयामी घटना थी जिसके बारे में यह कहना मुश्किल है कि यह पूरी तरह से अपरिहार्य था या नहीं। कुछ इतिहासकार का मानना है कि विभाजन से बचना संभव था, जबकि कुछ का तर्क था कि सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और ब्रिटिश नीतियों के कारण यह अनिवार्य था। विभाजन के कई कारण हैं, जैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। हालांकि इससे और भी बेटर आप आंसर बना सकते हो, जैसे कि 1909 में मुसलमानों को मिलने वाला क्या पृथक निर्वाचन, 1916 में लखनऊ समझौते में कांग्रेस के द्वारा क्या करना, पृथक निर्वाचन के अधिकार को मानना, खिलाफत आंदोलन में दोहरा चरित्र दिखना मुसलमानों का, मुस्लिम लीग का खासकर। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, 1927 के आसपास से इनका द्विराष्ट्रीय सिद्धांत आ चुका था, मतलब मोहम्मद इकबाल और आगे के लोगों ने क्या किया था, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। 1937 में तो फांसीवादी चरण शुरू हो जाता है। 1940 जो 23 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन होता है, वहाँ पर क्या बोला जाता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया जाता है मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा, और उसे पाकिस्तान दिवस बोला जाता है। फिर 1942 में वो क्या नहीं करते, कांग्रेस का साथ नहीं देते भारत छोड़ो आंदोलन में। जहाँ जब 1945 में चुनाव हो रहा है भारत में, तो 1946 में जब अंतिम सरकार का गठन हो रहा है, ये लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, डायरेक्ट एक्शन प्लान करते हैं और पूरे भारत में दंगे होते हैं। तो इन परिस्थितियाँ, ये सारी परिस्थितियाँ थी जो ये ज़रूरी कर गया था कि विभाजन ही इस चीज़ को रोक सकता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं, इसमें कुछ कम पॉइंट्स लिखे मैंने क्योंकि आंसर आपको एक लिमिटेड वे में कंप्लीट करना है। तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, तो एक तरफ देख रहे हो क्या, फूट डालो शासन करो की नीति चल रही है। मुस्लिम लीग मुसलमानों का नेतृत्व करना चाह रहे हैं, जबकि कांग्रेस बोलता है कि हम दोनों का नेतृत्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, तो दोनों आप देखते हैं जब इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है। वही ब्रिटिश नीतियाँ किसी भी तरीके से ये करना चाहते हैं कि भारत में अस्थिरता ही बनी रहे, और फाइनली जब वो विभाजन करके जाते हैं तो आपको पता चलता है कि भारत में अस्थिरता आज भी बनी हुई है उनके कारण। लास्ट देखिएगा, ऐतिहासिक और सामाजिक कारक क्या है। विभाजन के पहले भारत में सांप्रदायिकता, तनाव और हिंसा की घटनाएं हुई थी, जिसके कारण विभाजन की संभावना बढ़ गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भारत में मध्य वर्ग के विकास में देरी के कारण भी सांप्रदायिक तनाव हुआ था। वही कुछ लेखक का मानना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन को रोकने के लिए कोई पर्याप्त प्रयास नहीं किया, जिससे विभाजन अपरिहार्य हो गया। कुछ हद तक सही भी है। फिर भारत का विभाजन एक जटिल घटना थी, वापस से वही स्टार्टिंग वाले लाइन को आपको क्या है, निष्कर्ष बनाते हुए लिखना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी घटनाएं हो गई थी कि गांधी जी ने भी अंततः स्वीकार कर लिया कि विभाजन हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है मैंने यहाँ पर आपको मॉडल आंसर बताया है कि किस प्रकार इसको लिखा जा सकता था मुख्य परीक्षा में। हालांकि इस बार जो पेपर प्रश्न पत्र आया है, कुछ प्रश्न पत्र जैसे 4 और 7 में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा विद्यार्थियों को, लेकिन जो प्रश्न पत्र नंबर 3 था वो बहुत अच्छा था, खासकर भारतीय इतिहास वाला सेक्शन। एक दो प्रश्न जैसे डॉक्टर J.H. हट्टन वाला एक हटा दिया जा सकता है, वो प्रश्न छोड़कर, और खुद कास्ट, ये दो प्रश्नों को छोड़कर अगर देखा जाए तो सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदु ही हैं। कुछ प्रश्न तो पिछले वर्ष के ही पूछे गए हैं, बीते वर्ष के। आशा करता हूँ इससे आप अपनी तैयारी को और अच्छे से दिशा दे पाएंगे। ऐसे ही शानदार और अच्छे वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।